बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 6, एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। कैटालाइज यानी उनको स्पीड अप करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, उन्हें कहते हैं एंजाइम्स। यानी एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये करते क्या है? बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही है या कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उन रिएक्शंस को क्या करवाते हैं? ये कैटालाइज करवाते हैं, या कह सकते हैं कि ये स्पीड अप करवाते हैं। आफ्टर कैटालाइजिंग एंजाइम्स जो है एंड पे फ्री हो जाते हैं, और वो फिर आगे मजीद नए रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए फ्री होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ये लिविंग सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए हम इन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जो एंजाइम होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं अपनी नेचर के हिसाब से, यानी कि हर रिएक्शन के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होता है। अब वो स्पेसिफिक एंजाइम, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लाइपेज की, तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो लिपिड की ब्रेक डाउन करवाता है। प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है। जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाता है। तो लाइपेज एंजाइम हमेशा लिपिड की ही ब्रेक डाउन करवाएगा, अमाइलेज एंजाइम हमेशा स्टार्च की ही ब्रेक डाउन करवाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइपेज एंजाइम जो है वो उठ के प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट कर दे, या जो प्रोटीएज एंजाइम है वो स्टार्च की ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट कर दे। नो, एंजाइम्स जो है वो अपने रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स के लिए, अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और एट द एंड फ्री हो जाते हैं, ताकि अब वो नए केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो किसी केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? प्रोसीड करवाते हैं, उनको स्पीड अप करते हैं, उन्हें फास्ट करते हैं, उन्हें कैटालाइज करते हैं। अच्छा, एंजाइम के अंदर अब प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। एंजाइम का वो वाला हिस्सा जो प्रोटीन इन नेचर है, जो प्रोटीन पार्ट है, उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसे को एंजाइम कहते हैं, और जो इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसे कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर और को एंजाइम यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट को कलेक्टिवली अगर नाम दिया जाए, इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। होलो एंजाइम या होल एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का प्रोटीन वाला पोर्शन और नॉन प्रोटीन पोर्शन, पूरे एंजाइम को कलेक्टिवली मिला के हम होलो एंजाइम या होल एंजाइम कहते हैं। हाँ, एक्टिवेटर क्या होते हैं? एक्टिवेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए, तो पहले तो एंजाइम की एक्टिविटी हो रही थी, वो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा था, लेकिन अगर एक बार एक्टिवेटर आके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो एक्टिवेटर क्या करते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को मजीद इंक्रीज करवा देते हैं। कैटलिस्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को, किसी रिएक्शन की स्पीड को, रफ्तार को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद उसमें हिस्सा नहीं लेते। ये रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के बाद एट द एंड फ्री हो जाते हैं, फिर ये नए रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, सबस्ट्रेट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना होता है और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे अगर मैं सिंपल सी मिसाल लूँ, तो हमने पहले बात की कि लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड की ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पे लाइपेज एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा? लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा। तो लिपिड बेसिकली क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा जिसके ऊपर क्या किया था? एंजाइम ने एक्ट किया था। तो हर वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, जिसके साथ जाके जिसको कैटालाइज करवाता है, जिसको स्पीड अप करवाता है, उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। अच्छा, एक और बात, कि एंजाइम्स जो हैं उन ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा एंजाइम ही किसी रिएक्शन को कैटालाइज करवाने में इन्वॉल्व हो जाए, बल्कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट मौजूद होती है, एक स्पेसिफिक पोर्शन मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। वो एक्टिव साइट क्या होती है? वो एक्टिव साइट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर आके
एक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो है वो काम कर रही है, वो एक्टिव है। तो एक्टिव साइट एंजाइम की ऐसी साइट होती है, ऐसी जगह होती है जहां पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है और फिर उस सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि जो एंजाइम है वो सिर्फ किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन के लिए ही इस्तेमाल हो। एंजाइम दो तरह से काम करता है, या तो किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करवाता है, या दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला के एक नया मॉलिक्यूल बनाता है, उनके अंदर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करवाता है। तो ये था एंजाइम। अब बात करते हैं एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज की, एंजाइम की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी आ जाती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और कैटालिस्ट मैंने पहले बताया कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को मजीद तेज कर देती हैं, लेकिन उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बेसिकली एंजाइम भी क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर लिविंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इनको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैटालाइज करवा सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की, वो सॉलिबिलिटी होती है। एंजाइम पानी में सॉलेबल होते हैं और डाइल्यूट अल्कोहल में सॉलेबल होते हैं, हल होते हैं। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो एंजाइम अपने रिएक्शन के लिए, अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। एक सबस्ट्रेट के लिए कोई स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट होगा, ऐसा नहीं है, एंजाइम होगा, ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम है वो दो तरह के सबस्ट्रेट को जो है वो कैटालाइज करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइपेज एंजाइम प्रोटीन और लिपिड दोनों को कैटालाइज करवा रहा है, नो। लाइपेज एंजाइम सिर्फ लिपिड को ही कैटालाइज करवाएगा, प्रोटीएज एंजाइम सिर्फ प्रोटीन को ही कैटालाइज करवाएगा। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं और वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, वो हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। किसी स्पेसिफिक एंजाइम ने किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटालाइज करवाना है, किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की ही ब्रेक डाउन करवानी है, या किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के दरमियान में ही बॉन्ड बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम तमाम रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल हो, नो, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटीन, वही बात हमने सबसे पहले बात की कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सिवाय राइबोजाइम के। राइबोजाइम्स आरएनए इन नेचर होता है, ये प्रोटीन इन नेचर नहीं होता। बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हाँ, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है, लेकिन एंजाइम मोस्टली जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। पीएच की बात करें तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसके ऊपर पीएच बहुत इफेक्ट करती है। अब कैसे इफेक्ट करती है, वो एंजाइम्स जो बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक पीएच पे काम करते हैं, वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकेंगे। एसिडिक पीएच कितनी होती है, 1 से लेके और 7 तक, या कह लें 1 से लेके 6.9 तक, क्योंकि 7 तो एक न्यूट्रल पीएच होती है। और बेसिक पीएच क्या होती है, 7 से ऑनवर्ड 14 तक जो पीएच होती है वो होती है बेसिक। तो वो एंजाइम जो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं वो कभी भी एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकते। अगर अल्कलाइन पीएच वाले एंजाइम को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे तो ये एंजाइम्स जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ये अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रिप्सिन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिक पीएच के ऊपर ये काम करता है, लेकिन एसिडिक पीएच के ऊपर ये ट्रिप्सिन जो होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बेसिकली वो एंजाइम जो अल्कलाइन पीएच के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी 7 पॉइंट समथिंग टू 14 पीएच पे जो काम करते हैं, अगर हम उन्हें एसिडिक पीएच पे लेके आएंगे, ऐसे केमिकल रिएक्शंस पे रखेंगे जो एसिडिक in नेचर हो, तो ये एंजाइम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बेस की बात करें तो वो एंजाइम जो एसिडिक पीएच के ऊपर सही वर्क करते हैं, अगर हम उन्हें बेस में रखेंगे तो बेस उन्हें डीएक्टिवेट कर देगी, उन एंजाइम के फंक्शन को परफॉर्म नहीं करने देगी। जैसे पेप्सिन जो है ये हमारे स्टमक में रिलीज होता है, और स्टमक की पीएच जो कि एसिडिक होती है, तो ये उस एसिडिक पीएच के ऊपर ही काम करता है। अगर हम इसे बेसिक पीएच पे लेके जाएंगे पेप्सिन को, तो बेसिक पीएच पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पीएच बहुत इफेक्ट करती है हमारे एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। ऐसे एंजाइम्स जो बेसिक पीएच पे काम करते हैं वो एसिडिक पीएच पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ऐसे एंजाइम जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं वो बेसिक पीएच पे जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो होता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम अपना फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। एंजाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे हम उन्हें टेम्परेचर देते जाते हैं 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वो थोड़े से एक्टिव होते हैं, लिटिल एक्टिव होते हैं। 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बहुत अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं।
हैं हाईली एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वहां पे भी इंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते जाते इंजाइम वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में अगर कोई एंजाइम होगा तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, स्टेबल रह सकता है। अब मैकेनिज्म की बात करें कि एंजाइम काम कैसे करते हैं, किस तरीके से ये रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं। तो मैंने कहा कि एंजाइम्स दो तरह से रिएक्शन को कैटालाइज करवा सकते हैं। या तो ये किसी सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है, जिसके साथ आके एंजाइम बाइंड करता है, तो सबस्ट्रेट की या तो एंजाइम ब्रेक डाउन करवाएगा या दो सबस्ट्रेट को आपस में मिला के एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम सबसे पहले मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। किस मॉलिक्यूल के साथ? सबस्ट्रेट के साथ। जब वो उसके साथ कंबाइन करता है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ईएस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर ये एंजाइम क्या करता है, उस जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर वो केमिकल रिएक्शन करता है और उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद अब वो प्रोडक्ट अलग हो जाती है और एंजाइम अलग हो जाता है। यानी इसका मतलब है एट द एंड, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे सबसे पहले सबस्ट्रेट आया, वो एंजाइम के साथ आके बाइंड किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट की कैटालिसिस करवाई, कैटालाइज करवाया उसे, और प्रोडक्ट बना के, सबस्ट्रेट पहले कंबाइंड फॉर्म में आया था, एंजाइम ने क्या किया, उसकी प्रोडक्ट बना के, प्रोडक्ट अलग हो गई, एंजाइम अलग हो गया। अब ये एंजाइम फ्री है, ये आगे मजीद किसी और रिएक्शन को क्या करवा सकता है? कैटालाइज करवा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास येलो कलर में जो शो करवाया गया ये एंजाइम है, इसकी जो त्रिकोण शेप है यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट होती है, जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है। जबकि रेड कलर में जो शो करवाया गया है ट्राइंगल, वो सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट ऐसा मॉलिक्यूल जिसने आके एंजाइम के साथ बाइंड करना होता है और इसके ऊपर एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड करता है। क्यों हर और ये बात भी हमें पता है कि हर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होता है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट की कैटालिसिस करवाएगा, इसको कैटालाइज करेगा और इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके ये प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो जाएगी। अब ये एंजाइम फ्री है, इस एंजाइम के साथ अब एक और सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, ये उसको भी कैटालाइज करवाएगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अलग कर देगा। फिर से ये एंजाइम मजीद अगले रिएक्शन को कैटालाइज करवाने के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन है इसमें दो सबस्ट्रेट जो हैं, यहाँ पे दो सबस्ट्रेट जो हैं वो आते हैं और वो एंजाइम के साथ आके क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। एंजाइम के साथ आके बाइंड करने के नतीजे में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सबस्ट्रेट आए, एंजाइम के साथ बाइंड किया, एंजाइम ने उनको कैटालाइज करवाया और उनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन करवा के उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और वो प्रोडक्ट फिर एंजाइम से अलग हो जाएगी। अब ये एंजाइम दोबारा से फ्री है किसी अगले रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन भी करता है और सबस्ट्रेट को आपस में मिला के एक नया प्रोडक्ट भी बनाता है, उनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन भी करता है। नेमिंग ऑफ एंजाइम, के एंजाइम्स को नाम कैसे देते हैं? एंजाइम्स को नाम देने का ये तरीका है कि हम सबस्ट्रेट के नाम के आखिर में सुफिक्स लगा देते हैं। सुफिक्स यानी नाम के बाद, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सुफिक्स। प्रीफिक्स नाम से पहले कोई लफ्ज लगा देना और सुफिक्स नाम के बाद कोई लगाना। तो सबस्ट्रेट के नाम के आखिर में जब हम ASE एस लगा देते हैं तो एंजाइम का नाम बन जाता है। मां सिवाय ट्रिप्सिन, पैप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के ये इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करते हैं उन्हें हम न्यूक्लियेज कहते हैं, और वो एंजाइम जो लिपिड के ऊपर काम करते हैं उन्हें हम लाइपेज कहते हैं। यानी ज्यादातर जो एंजाइम होंगे उनके नाम के आखिर में एज आता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में एंजाइम को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज और लाइगेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज की बात करें तो ऑक्सीडोरिडक्टेज दो लफ्जों से मिलकर बना है। ऑक्सीडो का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्ट का मतलब होता है रिडक्शन, और एज का मतलब एंजाइम्स होता है। यानी ये एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है या इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। और रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल ऑपोजिट
ऑपोजिट होता है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है, या हाइड्रोजन ऐड होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। ये एस्कॉर्बिक एसिड अब ऑक्सीडेशन कैसे करवाता है कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उसमें मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होता है एक आयरन ग्रुप। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, इसने ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाना होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या करवाता है, जो हीमोग्लोबिन का आयरन ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन को बाइंड करवा के उसे बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली इसने क्या किया, एस्कॉर्बिक एसिड ने हमारे हीमोग्लोबिन में आयरन के अंदर इसने क्या किया, ऑक्सीजन की एडिशन करवाई, ऑक्सीजन को मूव करवाया। तो ये क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। तो वो एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। इसकी मजीद कुछ टाइप्स होती हैं, एग्जाम्पल होती हैं जैसे डिहाइड्रोजिनेसिस, ऑक्सीडेसिस, परऑक्सीडेसिस, ऑक्सीजनेस, रिडक्टेज और हाइड्रो ऑक्सीलेज। जो सेकंड एंजाइम है वो होता है ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से। जैसे फॉर एग्जांपल के कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या अमोनिया हो गया, या वाटर हो गया, उसे एक मॉलिक्यूल से किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करने का काम करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे ए एक्स जो है ये एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो एक्स है। तो जब बी एक मॉलिक्यूल आके इसके साथ रिएक्शन करेगा तो जो ए के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा था एक्स, वो यहाँ से हट के बी के साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रिएक्शन के अंदर इंजाइम ने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल से फंक्शनल ग्रुप को हटा के उसको दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लगा दिया। इसकी एग्जांपल हम मिथाइल ट्रांसफरेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, एज का मतलब होता है एंजाइम, यानी ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं हाइड्रोलिसिस करवाते हुए। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाना। तो बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं। इसमें हाइड्रो ऐसे एंजाइम्स जो रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं थ्रू हाइड्रोलिसिस, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके एग्जाम्पल में एस्ट्रेज आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, लाइपेज, फॉस्फेटेज और पेप्टाइडेज आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं लाइस। अच्छा, लाइस का काम क्या होता है, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी डबल बॉन्ड के अंदर अमोनिया, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाते हैं, या किसी मॉलिक्यूल में से अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी और फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करवाते हैं। अब जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये इन अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाएंगे तो उस केस में क्या होगा, अब जाहिर सी बात है जब भी इनमें से कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ऐड होगा तो हमेशा नया बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि पुराना बॉन्ड टूटे। तो अगर उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को तोड़कर, एक बॉन्ड तोड़ के उसकी जगह इनमें से कोई मॉलिक्यूल को ऐड कर देगा। और अगर वहां से रिमूव होना है तो रिमूव होने के नतीजे में भी जब इन मॉलिक्यूल में से कोई मॉलिक्यूल निकलेगा तो वहां पे उस मॉलिक्यूल के दरम्यान में दोबारा से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो लाइस ऐसे एंजाइम्स जो अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को या तो डबल बॉन्ड में ऐड करवाते हैं या डबल बॉन्ड से रिमूव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूमेरिक एसिड जो है, इसमें अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसके लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है फ्यूमिरेज। ये फ्यूमिरेज क्या करता है, वाटर को फ्यूमेरिक एसिड में ऐड करके इसे मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो एंजाइम होता है वो होता है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। यानी उनके मॉलिक्यूल्स तो सेम होते हैं लेकिन उनमें जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम वगैरह मौजूद हैं उनकी अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करें और फ्रुक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद एटम है, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट, उनमें फंक्शनल ग्रुप की अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली ऐसे एंजाइम्स जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करें उसे क्या कहते हैं, यानी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से दूसरे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करें उसे क्या कहते हैं, आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं। जैसे ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में भी आप कह सकते हैं, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट में जो एंजाइम कन्वर्ट करेंगे वो आइसोमरेज एंजाइम होंगे।
नेक्स्ट आता है लाइगेज। लाइगेज ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो दो लार्ज मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करते हैं और उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, उस ऐसे एंजाइम्स होते हैं लाइगेज। अच्छा, हमने जैसे पहले भी वो एनिमेशन में देखा कि एंजाइम सिर्फ ब्रेक डाउन ही नहीं करे, वो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते भी हैं, उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन भी करवाते हैं। तो लाइगेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो दो लार्ज एंजाइम्स को आपस में मिला के उनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनाता है, और ये एंजाइम्स ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है? डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। तो डीएनए के जो दो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके दरमियान में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, वो बनाने में किरदार किसका होता है? लाइगेज का होता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।